देखिए बच्चे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नर्व इम्पल्स, कंडक्शन नहीं जेनरेशन। कंडक्शन कल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जनरेशन मैंने आपको जितना पढ़ाया है ना एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, ठीक है, मैंने उससे ज्यादा ही पढ़ाया आपको, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर बात पता चल जाए कि नर्व इम्पल्स बनता कैसे, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कराता हूँ। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन तो खैर आपके सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मैं अभी फिर बता दूंगा, ठीक है। फिर इस पर बेस्ड हम लोग एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। छोटू मोटू कह रहा है सर कुर्सी ने बनाइएगा, टेबले बनाइएगा खाली, नहीं कुर्सी ने बनता है, खाली टेबल बनता है यहाँ पे, ठीक है। टेबल बनता है और कॉलम बनता है, कुर्सी ने बनता है। तो टेबल बनाएंगे एगो, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक ग्राफ पढ़ेंगे अगले मीटिंग में, मीटिंग अगले ग्राफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने कार्यक्रम को। अब देखिए मैंने क्या कहा कि ये न्यूरीलिमा का एक छोटा सा पोर्शन मैंने दिखाया। अच्छा, आज मैं आपको एक एक करके बोलूंगा, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेने, आप ले लीजिएगा। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, वैसे नोट्स में परफेक्ट डायग्राम है, ठीक है। पहला डायग्राम हम लोग किसका ड्रॉ करने जा रहे हैं यहाँ पे, जल्दी बोलिए। पहला डायग्राम पोलराइजेशन। मैंने कहा अगर किसी भी सरफेस को पोलराइज करना है तो वहां पे आप क्या कीजिए, आयन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा दीजिए, और वो तभी होगा जब आयन मूव करेगा। तो आप जानते हैं आयन किससे मूव कर सकता है, या तो ओपन आयन चैनल से मूव कर सकता है, या नहीं तो आयन किससे मूव कर सकता है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल से मूव कर सकता है, और आयन कैरी हो सकता है। एक सरफेस के अक्रॉस आयन कैरी हो सकता है कैरियर के माध्यम से। आपको पता है चैनल पैसिव ट्रांसपोर्ट कराता है और कैरियर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रेडियंट का होना बड़ा जरूरी है। आपको पता है बाहर सोडियम ज्यादा और अंदर पोटेशियम ज्यादा, बाहर पोटेशियम कम अंदर पोटेशियम ज्यादा। तो पोलराइज स्टेट में क्या अभी पोलराइजेशन हो रहा है, अभी कुछ नहीं, कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया, नो स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया है। तो क्या होगा भाई, कौन सा गेट खुला हुआ है, गेट मतलब कि किसमें, जिसमें गेट नहीं वो हमेशा खुला रहता है। तो यहाँ पर ओपन आयन चैनल खुला हुआ है। तो जब पोटेशियम ओपन आयन चैनल है उससे पोटेशियम जाएगा अंदर से बाहर, क्योंकि अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है। क्या है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है, तो पोटेशियम जाएगा अंदर से बाहर। सोडियम आएगा बाहर से अंदर, क्योंकि बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है। और फिर पोटेशियम जाएगा, पोटेशियम ओपन आयन चैनल से अंदर से बाहर, क्योंकि अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है। कुछ लोग मेरे टंग स्लिप पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा कम में कहीं पे भी टंग स्लिप हो सकता है, ठीक है। तो लीजिए पोटेशियम गया अंदर से बाहर, सोडियम आया बाहर से अंदर, और पोटेशियम गया बाहर अपने अपने रेस्पेक्टिव ओपन आयन चैनल्स। इस दौरान इस एक्सोप्लाज्म में परे एटीपी को तोड़ रहा है। कौन भाई, कौन तोड़ रहा है, तो ये एटीपेज एंजाइम है पीला वाला, ये एटीपी को तोड़ रहा है किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी दौरान एक छोटू मोटू क्या करते हैं, 2 पोटेशियम इधर बाइंड कर जाते हैं और 3 सोडियम इधर बैठ जाते हैं, 3 सोडियम इधर बैठ जाते हैं। अब होता क्या, जब एनर्जी रिलीज होता है, इसी एनर्जी की मदद से इस पूरे पंप का होता है रोटेशन। 2 पोटेशियम और 3 सोडियम अभी बैठे हुए हैं, और पूरे पंप का जब रोटेशन होता है तो ये 2 पोटेशियम अंदर आ जाते हैं और ये 3 सोडियम बाहर चले जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कुल मिला के क्या हुआ, गौर कीजिएगा कुल मिला के हुआ क्या है। यहाँ पर कुल मिला के तमाशा ये हुआ है, आप काउंटिंग कीजिए, बाद में मैं इस काउंटिंग को मिटा दूंगा। 1 मिनट, हाँ तो जो है, अरे वो लाइट ऊपर कर रहा था, हाँ अरे क्या हो गया, हाँ ठीक है सॉरी। तो हाँ मैं क्या कर रहा था कि इस दौरान क्या हुआ है, आइए इस तमाशा को समझते हैं हम लोग। हुआ ये है, आप गौर कीजिए, ओवरऑल आयन, मेरे इसी डायग्राम में गौर कीजिए, इसलिए मैंने डायग्राम बहुत टेक्निकल बनाया है। 1 2 2 3 5, 5 केटायन आया है, मतलब 5 पॉजिटिव आयन आया है ईसीएफ। कहाँ से, आईसीएफ से ही आया है ना, आईसीएफ से ही आया है, जिसमें से 2 पोटेशियम और 3 सोडियम है, 5 पॉजिटिव आयन। अच्छा इधर कितना आया है ये गौर कीजिए, 1 2 यहाँ है 3, मतलब आप समझ रहे हो, 3 इधर है, इधर आया है, और 5 उधर गया है। अब आप सोचो कुल मिला के अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, और अंदर की तरफ अगर पॉजिटिव आयन का लॉस होगा तो चार्ज क्रिएट होगा निगेटिव, क्योंकि आयन किसका लॉस हुआ, पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ है, तो चार्ज कैसा क्रिएट होने लगा, निगेटिव।
बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन का गेन हुआ है, इसलिए चार्ज कैसा क्रिएट होगा, पॉजिटिव। नाउ मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, अब मेम्ब्रेन क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। यही है पोलराइजेशन। बोलिए पोलराइजेशन में अब किसी को कोई दिक्कत? तो पोलराइजेशन के दौरान क्या हुआ, आप गौर कीजिए, अभी कोई स्टिमुलस नहीं मिला है, कोई गेटेड चैनल नहीं खुला है, पंप काम कर रहा है, पंप एक्टिवेटेड है, अंदर की तरफ से ज्यादा पॉजिटिव आयन बाहर चला गया और बाहर से कम पॉजिटिव आयन अंदर आया। अच्छा, इस दौरान मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो Cl- होते हैं ना, वो भी अंदर डिफ्यूज हो रहे होते हैं अपने चैनल से, ठीक है, ये बातें लेकिन आपके लेवल पे बात नहीं करते, लेकिन वो भी निगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कराएगा। तो ये था पोलराइजेशन। और मैंने कहा कि इस दौरान अगर आप गौर करेंगे, क्या भाई, इस दौरान, चलिए, इस दौरान अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि सर इस दौरान कौन खुला है कौन बंद है, सुनेगा ध्यान से, वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों ही बंद है, चाहे सोडियम का और पोटेशियम का, टेबल बनाने में काम आएगा, सुनेगा ध्यान से, वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों ही बंद है क्योंकि स्टिमुलस नहीं दिया गया है, ओपन आयन चैनल दोनों ही खुला हुआ, वो तो हमेशा ही खुला रहता है, और सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे एक्टिवेटेड है, वो वर्क कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा रहा है, और ओपन आयन चैनल सोडियम पोटेशियम का वो क्या करा रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा रहा है। कुल मिला के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज पाया जाता है पोलराइज स्टेट में, दैट इज रेस्टिंग स्टेट। इसको रेस्टिंग स्टेट क्यों बोला, अभी किसी प्रकार का कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया, नर्व अभी अपना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका काम है इंपल्स को बना के कंडक्ट करना, तो अभी वो बना ही कहाँ रहा है इंपल्स, इंपल्स क्या होता है अभी आपको समझाएंगे हम, अभी वो ना बनाया है ना ही कंडक्ट करेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला रेस्टिंग स्टेज, स्टिमुलस नहीं मिला, रेस्टिंग स्टेज। तो इस दौरान मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव है, अगर आप इसका डिफरेंस मेजर करेंगे तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज -70 मिलीवोल्ट, and here this -70 millivolt is known as resting membrane potential, this is RMP। resting stage के दौरान membrane का potential difference है, ये potential नहीं है, that means here membrane is 70 times more negative as compared with the outer surface, inner surface is more negative as compared to outer surface, ठीक है, ये है कहने का मतलब। अब इस दौरान अंदर से नेगेटिव चार्ज कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो मैंने आपको टोटल 3 कारण बताया था, याद हो। इस दौरान ओपन आयन चैनल चूंकि सोडियम का सॉरी पोटेशियम का ज्यादा है, तो इस दौरान मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है, यही लाइन मैंने आपको निकाल के बताया भी था। रेस्टिंग स्टेट के दौरान मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ओपन आयन चैनल के नंबर से डिसाइड होती है, इसीलिए रेस्टिंग स्टेज के दौरान मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है और सोडियम के लिए लेस परमिएबल है, राइट। एक कारण तो ये हुआ मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाए रखने का, रेस्टिंग स्टेज के दौरान की बात चल रही है, ठीक है। दूसरा कारण, इस दौरान पंप एक्टिव है, और पंप एक्टिव है तो वो क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसकी वजह से भी अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन का लॉस होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन का गेन होता है, इसलिए अंदर से मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाती है। यही पंप एटीपी को तोड़ के अंदर की तरफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है नेगेटिवली चार्ज, जो बाहर नहीं जा सकता, एक्सोप्लाज्म में रहेगा, तो ये भी एक कारण हुआ कि मेम्ब्रेन को नेगेटिव बनाया जा रहा है अंदर से। एक और कारण, अंदर की तरफ बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ये बाहर नहीं जा सकते, एक्सोप्लाज्म में ही बने हैं, यहीं पे रहेंगे। तो इन 3 कारणों की वजह से ओवरऑल मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव है। अभी बात हो रही है रेस्टिंग स्टेज की, तो रेस्टिंग स्टेज के दौरान 4 कारण मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज क्यों है, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पोटेशियम ओपन आयन चैनल एंड लेस नंबर ऑफ सोडियम ओपन चैनल, क्योंकि इसी से रेस्टिंग स्टेज में परमिबिलिटी डिसाइड होती है। पंप की वजह से 2 कारण आया था, एक फॉस्फेट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ये था आपका पोलराइजेशन। अब बोलिए पोलराइजेशन में अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, बाकी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अतीक, एनी प्रॉब्लम पोलराइजेशन में? नो सर। अभिषेक, इरहान, हर्ष, हर्ष, नो सर। ज्योति, नो सर। विभा, नो सर। मोटू मोटू, नो सर। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब सुनेगा क्या होगा, कल मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। देखिए अब मेम्ब्रेन अंदर से हो चुका है लो वोल्टेज पर, और हम जब भी वोल्टेज की बात करते हैं तो इनर सरफेस की ही बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों को देखेंगे, लेकिन अब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की बात करते हैं तो हम इनर सरफेस की ही बात करते हैं,
क्योंकि स्टिमुलस अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है, ठीक है। स्टिमुलस अंदर से आता है, ग्रेडेड पोटेंशियल अंदर से आता है, तो लो वोल्टेज हम इनर सरफेस पर देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, जब एक्सोन हिलॉक के पास ग्रेडेड पोटेंशियल आया तो ग्रेडेड पोटेंशियल इस एक्सोलिमा के लिए क्या था, स्टिमुलस था। अरे क्या था, स्टिमुलस था। कुल मिला के अभी स्टिमुलस नहीं मिला था, लेकिन अब स्टिमुलस मिल गया, और स्टिमुलस जब मिल गया तो अब क्या होगा, अभी लो वोल्टेज है, मतलब इनर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज है, लो वोल्टेज है। लो वोल्टेज पे आपको पता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एक्टिव हो जाएगा। ओपन आयन चैनल हमेशा खुले रहेंगे, उसका टेंशन मत लो। सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल एक्टिव हो जाएगा। तो अब क्या होगा, उसका कुंडी पहले हटेगा। कौन हटेगा, कैल्शियम आयन हटा लो। कैल्शियम आयन हटा कहाँ का, सोडियम वीजीसी का। और अगर सोडियम वीजीसी का कैल्शियम हट गया कुंडी, तो गेट खुलने लगेगा। लो गेट खुलने लगा, गेट खुलने लगा, लो गेट खुल गया, गेट खुल गया, ठीक है। गेट इधर खुल गया, ये लो गेट खुल गया। अब आयन इजिली क्रॉस कर सकते हैं। अब ये गेट खुला है, ये कौन सा गेट है, जल्दी बोलो, वोल्टेज गेटेड चैनल। नाम में छुपा है चैनल, और चैनल क्या करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और सोडियम का गेट खुला है तो सोडियम का ही डिफ्यूजन होगा। कहां से कहां होगा, सोडियम अंदर ज्यादा और बाहर कम है, तो सोडियम अंदर से सॉरी बाहर से अंदर यूं जाने लगेगा, यूं जाने लगेगा। कौन, सोडियम। कैसे, अपने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से, मतलब और सोडियम अभी अब और अंदर जाने लगेगा। पहले सोडियम अंदर जा रहा था केवल ओपन आयन चैनल से, लेकिन अब यहाँ पे खूब सारे सोडियम वीजीसी हैं। मैंने आपको बोला था, याद कीजिए, एक्सोन हिलॉक पर सोडियम वीजीसी का बहुत नंबर होता है बच्चे, बहुत। ये सेक्शन मैंने एक्सोलिमा जो बनाया है, ये एक्सोन हिलॉक के पोर्शन का है, ठीक है। बहुत वीडीसी होता है वहां पे सोडियम का, पोटेशियम की तुलना में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वहां क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम का। जब सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होता है तो अंदर में पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो जो ये चार्ज आपको नेगेटिव दिख रहा है, पहले ये चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने लगता है। मतलब मामला धीरे धीरे -70 से पहले जाता है -60, -50, -40, -30, -20, -10, -5, देन 0 मिलीवोल्ट डिफरेंस। मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव आयन का मात्रा लगभग बराबर होने लगता है, क्योंकि बाहर से सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आ रहा है, बाहर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा अंदर आ रहा है, तो पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन बराबर होने लगता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मामला पहले क्या हुआ, अंदर की तरफ निगेटिव से न्यूट्रलाइज होने लगा। जब न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब 0 मिलीवोल्ट हो गया, तब जाके सोडियम वीजीसी के खुलने के लिए तो स्टिमुलस मिला था नेगेटिव वोल्टेज पर, मतलब लो वोल्टेज पे, वो तो स्टिमुलस अब गायब हो जाएगा, क्योंकि लो वोल्टेज तो रहा नहीं, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा आ गया। सोडियम जब बहुत ज्यादा आ जाएगा तो अब सोडियम वीजीसी को समझ में आया कि मुझे गेट बंद करना है, और अब वो गेट बंद करना स्टार्ट करेगा। और जब वो गेट बंद करना स्टार्ट करेगा तो गेट बंद करने में थोड़ा समय लगेगा, और जब तक गेट बंद होगा, लो मैं गेट बंद कर रहा हूं, जब तक गेट बंद होगा इतना सोडियम अंदर और आ जाएगा कि मामला अंदर की तरफ 0 से पॉजिटिव पर पहुंच जाएगा। और कितना पॉजिटिव पर पहुंच जाएगा, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, कभी कभी +30, कभी से लेकर +45 तक मामला पहुंच जाता है। डिफरेंस बता रहे हैं, मतलब अंदर में 30 गुना से 45 गुना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। सुनना, जब मामला 0 से पॉजिटिव की तरफ जाने लगा, उसी समय पंप हो गया नाराज, और पंप हो गया इनएक्टिव। वो बोला भाई साहब हम तो पैदा हुए थे मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाने के लिए, और सोडियम वीजीसी क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को अंदर से पॉजिटिव बना रहा है, मैं ये नहीं दे सकता हूं, मैं अपने आप को पूर्ण विराम लगा रहा हूं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो इस दौरान पंप डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और पंप के डीएक्टिवेट होने से क्या होगा, पंप के डीएक्टिवेट होने से क्या होगा कि अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, और ये निगेटिवली चार्ज फॉस्फेट भी जो बन रहा था वो भी अभी फिलहाल नहीं बनने वाला है। तो कुल मिला के अब राज यहाँ किसका चलने वाला है। अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ पोटेशियम ओपन आयन चैनल तो ज्यादा होते हैं, तो वो तो अंदर से नेगेटिव बनाने के लिए काम कर रहा है, अभी भी वो काम कर रहा है, लेकिन सोडियम वीजीसी वो अंदर से पॉजिटिव बनाने का काम कर रहा है, तो अभी चलेगा किसका, सोडियम वीजीसी का। क्यों, क्योंकि सोडियम वीजीसी का नंबर पोटेशियम ओपन आयन चैनल के तुलना में बहुत ज्यादा होता है, तो रैपिड इन्फ्लक्स होगा। इसका मतलब अब अंदर से मामला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव।
क्योंकि अंदर सोडियम का बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा, और जब अंदर सोडियम का बहुत ज्यादा गेन होगा तो पॉजिटिव आयन एक्सेस हो जाएगा और मामला अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और मामला बाहर की तरफ अब निगेटिव होने लगेगा। बाहर की तरफ निगेटिव क्यों होगा पता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि बाहर कोई पॉजिटिव आयन मतलब कि सॉरी बाहर कोई निगेटिव आयन जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बाहर से ही सारा सोडियम आ रहा है, तो बाहर पॉजिटिव आयन का लॉस होने लगा है, इसीलिए बाहर कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज पैदा होने लगा और अंदर पॉजिटिव आयन का गेन हो रहा है, इसीलिए अंदर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होने लगा। तो अब हमने कहा कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, दैट मींस अब कौन सा फिनोमेना यहाँ हो चुका है? अब ये हो चुका है डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन कंप्लीट हुआ। इस दौरान कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो आपको सब दिख रहा है। मैंने क्या कहा, अब मामला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब -70 से अब मामला कहां पहुंच चुका? पहले तो 0 गया और 0 भी नहीं रहा, मामला पहुंच गया कितना? +30 से +45। हियर द पोटेंशियल डिफरेंस इज नाउ +30 टू +45, कभी 30 32 कभी 35 कभी 37 कभी 45 40 ऐसे हो जाता है, ठीक है। +45 मिली वोल्ट तक पाया जाता है। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस दौरान? जब डीपोलराइजेशन हुआ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सोलीमा ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। यही कहलाता है नर्व इंपल्स, इसी को कहते हैं ओवरशूट। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो एक पॉजिटिव आयन के एक्सेस होने की वजह से कहां पर? एक्सोन हिलॉक पर अंदर की तरफ एकदम से हाई वोल्टेज बना है। अब सुनिएगा, जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, आपको पता है ना वहां करंट डेवलप होता है। हेलो, अरे पता है ना, वहां पे करंट डेवलप होता है, और वो करंट का क्या होगा ये बात हम कल आपसे बात करेंगे कंडक्शन में। बस इतना जान लीजिए कि ये एक्सोन हिलॉक पर अभी करंट बनने वाला है, और आपको पता है करंट कैसे ट्रेवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो वेव कैसे आपको हम बताएंगे। कुल मिला के आप ये समझिए, डीपोलराइजेशन के दौरान एक इलेक्ट्रिकल वेव बनी है, एक करंट बनी है यहाँ पर, वो है एक्शन पोटेंशियल, और ये ऐसा पोटेंशियल है जो पूरी एक्सोलिमा पर ट्रेवल करके टीलोडेंड्रा तक जाएगी, और यही है जो अगले किसी न्यूरॉन को या अगले किसी ऑर्गेन को सिग्नल देगी कि कुछ हुआ है। इसका मतलब यही वो चीज है, यही वो इंपल्स है जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूं कि नर्वस सिस्टम स्टिमुलस भेजता है, स्टिमुलस भेजता है। मतलब अभी एक न्यूरॉन को पहली बार स्टिमुलस मिला किसी इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से, अब एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को मैसेज भेजेगा करंट के फॉर्म में। मतलब अभी तक तो स्टिमुलस क्या था? कोई इन्वायरमेंट में चेंज, लेकिन अब जो एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को स्टिमुलस देगा वो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, एंड दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। इसके बारे में और चर्चा करेंगे कल हम कंडक्शन में, लेकिन मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जो न्यूरॉन +30 से +45 मिली वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस ला लिया अपने पोलराइजेशन को पलट के, वही न्यूरॉन फंक्शनल है, अदरवाइज वो काम नहीं कर रहा है। कितनों को समझ में आ गया कि सर डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो समझ लेंगे कि न्यूरॉन काम करने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि यही है एक्शन पोटेंशियल। बोलिए कितनों को समझ में आ गया डीपोलराइजेशन? कई बार हम लोग डीपोलराइजेशन को क्या बोलते हैं? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी का रिवर्स होना। मेम्ब्रेन बाहर से पहले क्या थी? पॉजिटिव, अब निगेटिव हो गई, अंदर से निगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई। तो ये आपका क्या है भाई साहब? अब आप गौर करो, ओवरऑल अंदर की तरफ ज्यादा से ज्यादा सोडियम आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा सोडियम आ रहा है। आप कहोगे सर 3 ही तो आ रहा है, अरे बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी फटाफट आ रहा है। तो कुल मिला के अब क्या हुआ सुनिएगा, डीपोलराइजेशन हुआ, और डीपोलराइजेशन के ही दौरान, डीपोलराइजेशन के, अच्छा अभी तक मेम्ब्रेन क्या नहीं, अच्छा सुनेगा, पंप कब डीएक्टिवेट होता है ये बात सुनेगा? जब मेम्ब्रेन अंदर नेगेटिव थी तब तक एक्टिव था, नेगेटिव से 0 हुई तब तक भी पंप अपना काम कर रहा था, जब 0 से पॉजिटिव होना स्टार्ट की ना तब पंप इनएक्टिवेट हो गया। कितना को समझ में आया पंप इनएक्टिवेट कब हुआ? जब 0 से पॉजिटिव की तरफ जाने लगा मामला अंदर की तरफ, तब जाके पंप डीएक्टिवेट हो गया, और वो डीएक्टिवेट ही रहेगा जब तक मामला निगेटिव एटलीस्ट खत्म ना हो जाए। मतलब मामला जब तक अगेन 0 पे ना पहुंच जाए तो वो डीएक्टिवेट ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हुआ क्या? डीपोलराइजेशन हुआ, और डीपोलराइजेशन की वजह से अभी आप गौर कीजिए,
जब स्टिमुलस देते हैं, ये बात एनसीईआरटी की लाइन है, कल भी मैंने बताया था, स्टिमुलस देने के बाद दैट मींस नॉट रेस्टिंग स्टेज, आफ्टर अप्लाइंग स्टिमुलस एक्सोलीमा की परमेबिलिटी रिवर्स हो जाती है। बोलिए कैसे? क्योंकि जब तक स्टिमुलस नहीं था सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला हुआ नहीं था, और जब आप स्टिमुलस देंगे तो लो वोल्टेज पर ही पहली बार स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। तो लो वोल्टेज पर सोडियम वीजीसी खुलता है, और जब सोडियम वीजीसी खुलता है तो सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आने लगता है। मतलब जब तक सोडियम वीजीसी नहीं खुला था रेस्टिंग स्टेज के दौरान, उस दौरान एक्सोलीमा की परमेबिलिटी ओपन आयन चैनल का नंबर डिसाइड कर रहा था, इसलिए उस दौरान नंबर ऑफ पोटेशियम ओपन आयन चैनल के लिए ज्यादा परमेबल था। लेकिन जब स्टिमुलस दिया, सोडियम वीजीसी खुला, बहुत ज्यादा खुला, तो अब मेम्ब्रेन, क्योंकि सोडियम वीजीसी बहुत ज्यादा है, तो अब मेम्ब्रेन सोडियम के लिए ज्यादा परमेबल हो गया और पोटेशियम के लिए कम परमेबल हो गया। कब? आफ्टर अप्लाइंग स्टिमुलस। कितने लोग समझ गए वो बात? फिर से कितने लोग समझ गए कि स्टिमुलस देने के बाद मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके बाद मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी का क्राइटेरिया ही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? तब हम देखने लगते हैं कि सोडियम वीजीसी कितना है, क्योंकि वो सारे खुलने लगते हैं इसीलिए। तो अब अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया है। एक लाइन आता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन देता है, वो क्या कि डीपोलराइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीपोलराइजेशन। बिल्कुल सही है, डीपोलराइजेशन की वजह से अंदर हाई वोल्टेज हुआ, और अब हाई वोल्टेज पे खुल जाएगा कौन? सोडियम वीजीसी, सॉरी पोटेशियम वीजीसी। हाई वोल्टेज पे कौन खुल जाएगा? जल्दी बोलिए। अच्छा, सोडियम वीजीसी बंद हो चुका है, वो तो जीरो के बाद ही बंद होना स्टार्ट हुआ था। जब तक अंदर प्लस तक पहुंचा तब तक तो सोडियम वीजीसी बंद हो गया, लेकिन अब अंदर इतना ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया कि कौन खुल गया? जल्दी बोलो, कौन खुल गया? पोटेशियम वीजीसी खुल गया। लो, पोटेशियम वीजीसी को मैंने खोल दिया, और पोटेशियम वीजीसी खुलने के साथ आपको पता है वीजीसी मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा पैसिव, कौन सा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब क्या करेगा? ये पोटेशियम को अंदर से बाहर की तरफ ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज करने लगेगा, और पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। तो क्या होगा अब अंदर? अच्छा, सोडियम वीजीसी अब बंद हो गया। लो, सोडियम वीजीसी बंद हो गया, सोडियम वीजीसी अब बंद हो गया। वो तो जीरो जब हुआ तभी ना बंद हो गया जी। सोडियम वीजीसी बंद हो गया, और अब पोटेशियम ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ओपन आयन चैनल अभी भी खुला हुआ है। अब देखो इस दौरान क्या हुआ? हाई वोल्टेज पर सोडियम वीजीसी खुल गया, तो अब क्या होने लगा? ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम बाहर जाने लगा, जिसको बोलते हैं पोटेशियम आउट फ्लक्स, या बोलते हैं पोटेशियम ई फ्लक्स। ई मतलब एग्जिट, इन मतलब एंट्री, तो ई फ्लक्स होने लगा। तो ओवरऑल बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का अगेन बहुत ज्यादा गेन होने लगा, एक्यूमुलेशन होने लगा, और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का लॉस होने लगा, पॉजिटिव आयन का लॉस होने लगा। और पॉजिटिव आयन के लॉस होने की वजह से अगेन मेम्ब्रेन पहले अंदर पॉजिटिव से जीरो होने का प्रयास करती है। मतलब ये पॉजिटिव जो थी 30, वो पहले होगी पॉजिटिव 20, फिर 10, फिर जीरो। तो अब मामला पहले पहुंचेगा जीरो के पास। जब जीरो के पास पहुंच जाएगा तो ये पंप भी एक्टिव हो जाएगा। कौन भाई? ये वाला पंप। जब मामला जीरो के पास पहुंच जाएगा तो ये वाला पंप अगेन एक्टिव हो जाएगा। ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी देना भी स्टार्ट कर देगा, और एनर्जी की वजह से अब क्या होने लगेगा? यहाँ पे दो पोटेशियम भी अंदर आने लगेगा, ये दो पोटेशियम अंदर आने लगेगा, और ये 3 सोडियम बाहर जाने लगेगा। और जब ये 3 सोडियम बाहर जाने लगेगा तो ओवरऑल इसकी वजह से भी एक पॉजिटिव आयन का बाहर की तरफ एक्सेस होने लगेगा, और एक पॉजिटिव आयन का अंदर की तरफ कुल मिला के लॉस होने लगेगा। कुल मिला के तमाशा कुछ ऐसा होगा, बाहर की तरफ अब अगेन पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और बाहर की तरफ पॉजिटिव एक्सेस हो रहा है, पॉजिटिव आयन आ रहा है ना। तो किससे? पोटेशियम वीजीसी से भी आ रहा है बहुत ज्यादा, अभी तो पोटेशियम ओपन आयन चैनल से भी आ रहा है, और पंप भी फेंक रहा है। कुल मिला के रीपोलराइजेशन होने लगेगा। लेकिन पहले बाहर मेम्ब्रेन अंदर जो क्या थी पॉजिटिव, वो पहले जीरो हुई, जीरो से अब क्या हुई? जब जीरो हुई तो पंप एक्टिव हुआ, और पोटेशियम वीजीसी जब जीरो हुआ तो सोचता है कि अब हम बंद होना स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक इतना पोटेशियम बाहर चला जाता है कि मामला अंदर निगेटिव होने लगता है। मामला अंदर क्या होने लगता है? निगेटिव होने लगता है। तो अंदर मामला इतना निगेटिव हो गया कि अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक्शन पोटेंशियल तब तक कहीं और चला गया, मैं आपको आगे बताऊंगा कंडक्शन में, लेकिन अब मामला जीरो से इतना ज्यादा निगेटिव में चला गया कि मामला अगेन अगेन -70 मिली वोल्ट डिफरेंस पर पहुंच गया। दैट मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज
again established. That means here again polarity of membrane is reversed. That means membrane get again polarized. So here this is the repolarization. कितनों को समझ में आ गया कि सर रिपोलराइजेशन में क्या हुआ? जल्दी बोलिए, सीधा झंडे की तरह। ये था रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन के दौरान यही सारी काम हुई है। आप गौर कीजिए, इस दौरान पोटेशियम VDC खुला हुआ है। फिर से वही बात, पोटेशियम जब बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा, बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा, -70 हो गया। अब मेम्ब्रेन क्या है, अपने आप को अगेन स्टिमुलस रिसीव करने के लिए तैयार रखा है, रिपोलराइज हो गया। अब इस पे आप अगर दोबारा से स्टिमुलस दोगे तो ये रिसीव करने के लिए तैयार बैठा है। ये है भाई साहब रिपोलराइजेशन। तो यहीं तक आपकी एनसीईआरटी ने आपको एक्सप्लेन किया है। एक्शन पोटेंशियल कब बनता है? डिपोलराइजेशन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा कब से आता है? रिपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइजेशन, नर्व इंपल्स डिपोलराइजेशन। पंप कब डीएक्टिवेट हुआ? डिपोलराइजेशन। पंप कब रीएक्टिवेट हुआ? रिपोलराइजेशन। ये सारा बात। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि पोटेशियम VDC जो है बंद होने में कुछ ज्यादा ही समय ले लेता है, कई बार ऐसा होता है। तो जब बंद होने में कुछ ज्यादा ही समय ले लेता है तो ये बहुत ज्यादा पोटेशियम का लॉस करवा देता है पोटेशियम VDC। तो ये और माइनस में पहुंच जाता है। और वो कितना माइनस में पहुंचता है पता है? वो -85 से लेके -110 मिलीवोल्ट तक भी पहुंच जाता है। तब हम कहते हैं मेम्ब्रेन कुछ ज्यादा ही पोलराइज हो गया है, -70 में था, रिपोलराइजेशन के दौरान -70 होना था, लेकिन कुछ ज्यादा ही पोलराइज हो गया। तो हम फिनोमिना को कहते हैं क्या कि दैट इज मेम्ब्रेन गेट हाइपर पोलराइज्ड एंड फिनोमिना इज हाइपर पोलराइजेशन। तो बोलिए हाइपर पोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ? जब पोटेशियम VDC को कुछ ज्यादा ही समय लग जाता है बंद होने में, तो मेम्ब्रेन अंदर से कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाता है बाहर की तुलना में, तो उसी को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। कितना? -85 से -110 गुना ज्यादा भी नेगेटिव हो जाता है। अब आप सोचोगे सर क्या फिर ये मेम्ब्रेन कभी नॉर्मल नहीं होता है? हो जाता है। आपके लेवल पे इसका डिस्कशन काम का नहीं है, MBBS में आप पढ़ लोगे। ये फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर ये -70 हो जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन दोबारा से -70 में आ जाता है, ठीक है। ये आपके काम का नहीं, इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हाइपर पोलराइजेशन भी कभी कभार हो जाता है, अदरवाइज मेम्ब्रेन रिपोलराइज हुई और वो अगेन स्टिमुलस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा है। तो बोलिए चारों स्टेज का मैंने जल्दी से रिवीजन करा दिया, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जल्दी से। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं क्या करके पूछ लूं? ज्योति एनी डाउट? नो सर। इरहान, हर्ष, नो सर। शिभा, नो सर। सुमन, नो सर। शिवानंद, नो सर। नो सर। बस अब आप ये टॉपिक कभी नहीं भूलेंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ, नहीं भूलेंगे। तो अब आप क्या कीजिए, ये चारों डायग्राम आपने स्क्रीनशॉट लिया ही होगा, हाइपर पोलराइजेशन का मैंने नहीं बनाया, ठीक है। आप ये चारों डायग्राम, हाइपर पोलराइजेशन में क्या पता है, अंदर की तरफ कुछ ज्यादा ही नेगेटिव दिखा देना, और क्या हाइपर पोलराइजेशन में क्या है, अब बाहर की तरफ कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव दिखा देना, ठीक है। तो ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जनरली होता नहीं है, कभी कदार ही होता है, ठीक है। हर न्यूरॉन में ऐसा नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये हुआ आपका हाइपर पोलराइजेशन। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, इन सारे डायग्राम को जल्दी से देखिए, अगले मीटिंग में हम टेबल और ग्राफ दोनों डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में।